हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द रेन मेकर, जो कि रिलीज हुई थी 1997 में। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत रूडी के वॉइस ओवर से होती है, जिसमें वो बताता है कि वो क्यों वकील बना। क्योंकि 50s और 60s के दशक में वकीलों के जबरदस्त काम से वो इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने वकील बनने की ठान ली। हालांकि उसके पिता वकीलों से सख्त नफरत करते थे और एक दिन सीढ़ियों से गिरकर वो परलोक सिधार गए। रूडी बार में छोटी मोटी नौकरी करके अपनी ट्यूशन फीस निकाल लेता है, लेकिन उसे अब चाहिए एक अच्छी वकीलों वाली जॉब जिससे वो अच्छे पैसे बना सके। लेकिन उसकी जान पहचान सिर्फ बार तक ही सीमित होती है। रूडी को अपने एक दोस्त की सिफारिश की वजह से ब्रूजियर स्टोन के यहाँ वकालत की जॉब मिल जाती। स्टोन के पूछने पर रूडी उसे बताता है कि उसके पास 2-3 केसेस हैं, जिसमें एक इंश्योरेंस का केस भी है। स्टोन केस की डिटेल जानने के बाद अपने असिस्टेंट डेक को बुलाता है और रूडी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए उसे बताता है कि डेक पहले भी इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर चुका है और दोनों को केस की छानबीन करने का ऑर्डर देता है। अब डेक रूडी को पूरा ऑफिस दिखाते हुए बताता है कि यहाँ किस तरीके से काम होता है। साथ ही बताता है हम इसे फर्म नहीं कह सकते क्योंकि हम सब अपने लिए काम करते हैं। ऑफिस से बाहर निकलते हुए डेक केस के पेपर मांगता है और जब रूडी अपने सामान से भरी हुई कार से पेपर निकालता है तो डेक पूछता है कि घर को साथ ही लेकर चलते हो, और रूडी उसे बताता है हाँ फिलहाल तो यही हो रहा है, मुझे एक रेंट पर कमरे की तलाश है। रूडी अब मिसेस डॉट के पास जाता है केस की और डिटेल्स लेने के लिए। रूडी मिसेस डॉट को केस के पेपर्स दिखाते हुए बताता है कि हम इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम का केस डाल रहे हैं जिसमें मुझे आप तीनों के साइन चाहिए। कि तभी डॉनी, मिसेस डॉट का बेटा, वहां आता है और रूडी से मिलता है। डॉनी जो कि बहुत बीमार है, उसे ल्यूकीमिया की बीमारी है। डॉनी का अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो बच सकता है। उसी के इलाज के लिए मिसेस डॉट क्लेम के लिए केस कर रही है। मिसेस डॉट साइन करने के लिए बाहर अपने हस्बैंड के पास जाती है और डॉनी जैसे ही पेपर पर साइन करने लगता है उसकी नाक से खून बहने लगता है। रूडी आवाज लगाकर मिसेस डॉट को बुलाता है, लेकिन डॉनी बहते हुए खून के साथ पेपर्स पर साइन करता है, जिससे कुछ खून की बूंद पेपर्स पर गिर जाती है। रूडी अपने सारे पेपर साइन करवाकर अब मिसेस बडी के पास पहुंचता है और उनसे उनके केस के डिटेल्स लेता है। मिसेस बडी रूडी को बताती है कि वो अपनी वसीयत का कुछ भी हिस्सा अपने परिवार को न देकर बल्कि एक टीवी एक्टर को देना चाहती है, जिसे सुनकर रूडी हैरान होता है और मिसेस बडी से कहता है कि क्यों ना 35% हम उस टीवी एक्टर को दें और बाकी अपने रिश्तेदारों को। इस बात पर मिसेस बडी भड़क जाती है और कहती है कि जैसा कहा जाए वैसा ही करो। रूडी भी उनकी बातें मानकर यस मैडम बोलता है और जाने की परमिशन लेता है। बाहर निकलते हुए उसकी नजर एक खाली फ्लैट पर पड़ती है तो वह मिसेस बडी से पूछता है कि क्या ये फ्लैट खाली है। मिसेस बडी उसे बताती है हाँ ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, अगर तुम यहाँ की घास काट दो जिसके लिए मुझे बहुत पैसा देना पड़ता है तो मैं तुम्हें ये रेंट पर दे दूंगी। रूडी मान जाता है और फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। डेक रूडी को अपने साथ नए केसेस ढूंढने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां वो एक्सीडेंट हुए लोगों से इंश्योरेंस क्लेम के केसेस कैसे लेते हैं सिखाता है। और डेक रूडी को बताते हुए कहता है कि लॉ स्कूल में प्रैक्टिकली कुछ सिखाया नहीं जाता, हमें केस लेने के लिए किसी भी हद को पार करना होता है। नए क्लाइंट की तलाश में रूडी कैली नाम की एक लड़की से मिलता है जिसको उसके हस्बैंड क्लिफ ने बेदर्दी से पीटा होता है और वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आई होती है। उसके केस की छानबीन करते हुए रूडी को पता लगता है कि 18 की उम्र में शादी, फिर पहला बच्चा मिसकैरेज, वो भी क्लिफ की हिंसक मारपीट की वजह से। रूडी कैली का केस लेता है और साथ ही अपना दिल भी दे देता है। रूडी अपने फ्लैट पर जाता है तो देखता है कि उसके कमरे में ऑलरेडी कोई लड़की है जो कमरे की तलाशी कर रही है। रूडी उसे वहां से निकलने को कहता है। रूडी पूछने के लिए मिसेस बडी के पास जाता है तो देखता है उसके साथ कोई आदमी बैठा है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मैं मिसेस बडी का छोटा बेटा डेल्बर्ट हूँ और रूडी से भड़कते हुए पूछता है वसीयत के बारे में तुम मेरी मदर को क्या क्या भड़का रहे हो। लेकिन रूडी बड़े ही प्यार से मना करता है, ये सिर्फ क्लाइंट और लॉयर के बीच की बात है। ये सुनकर मिसेस बडी खुश होती है और बाहर चली जाती है। डेल्बर्ट अब रूडी से बड़े ही प्यार से पूछता है तो रूडी झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी मदर के दूसरे पति ने बहुत बड़ी जायदाद तुम्हारी मदर के नाम की थी। ये सुनकर डेल्बर्ट और उसकी वाइफ मिसेस बडी को मस्का लगाना शुरू करते हैं और अपने साथ रहने का ऑफर करते हैं।
इस बीच रूडी डॉनी को, जो अपनी बीमारी की वजह से कभी बाहर नहीं निकलता, उसे अपने साथ घुमाने ले जाता है, उसके साथ लंच करता है और अपने साथ अपने घर लेकर आता है। मिसेस बडी से भी मिलवाता है और डॉनी के लिए अच्छा दिन बनाने की कोशिश करता है। शाम को जब रूडी घास काट रहा होता है तो मिसेस बडी रूडी को एक लेटर देती है। लेटर पढ़कर रूडी उछल पड़ता है और सबको गले लगाने लगता है कि मैंने लॉ के एग्जाम दिए थे, मैं उसमें पास हो गया हूँ। पास होने की खुशी में रूडी डेक स्टोन के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी करता है। वहीं स्टोन एक और खुशखबरी देते हुए बोलता है कि जिस केस पर तुम काम कर रहे थे वो हमने जीत लिया है और जीतने की खुशी में मैं तुम्हें $5,000 दोनों को देता हूँ। और ये कहते हुए वो चला जाता है। अब डेक रूडी को बताता है स्टोन के बारे में कि वो कितना फ्रॉड और मतलबी इंसान है। साथ ही एक मशवरा देता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक और कंपनी खोल लेते हैं और जो पैसे स्टोन हमें इनाम में देगा उसी से हम अपना नया ऑफिस और खर्चे चलाएंगे। रूडी हिचकते हुए मान जाता है और वो ताबड़तोड़ तरीके से अपना नया ऑफिस तैयार कर लेते हैं और प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं। स्टोन के ऑफिस में FBI रेड मारती है, जो कि काफी दिनों से उस पर नजर बनाए रखे हुए थी और स्टोन को शहर छोड़कर भागना पड़ता है। स्टोन की गैर मौजूदगी में डेक रूडी को पुश करता है कि वो मिसेस डॉट का अदालत में केस लड़े, लेकिन रूडी मना करता है और कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। डेक उसे कॉन्फिडेंस दिलाता है और कोर्ट के अंदर ले जाता है। कोर्ट में जब जज हेल को पता लगता है रूडी के लाइसेंस ना होने का, तो हेल रूडी को जबरदस्त लताड़ लगाता है। वहीं ड्रमॉन्ड, जो कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से केस लड़ रहा होता है, रूडी के अनएक्सपीरियंस होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है और जज हेल से रिक्वेस्ट करता है कि रूडी को शपथ दिलाने के लिए। जज हेल, जो कि बीमार और बहुत सारे केसेस से परेशान होता है, वो जल्द से इस केस को निपटाना चाहता है। वो ड्रमॉन्ड की रिक्वेस्ट मानकर रूडी को शपथ दिलवाता है। अब पैनल रूम में जज हेल, ड्रमॉन्ड रूडी को केस के सेटलमेंट के लिए बड़ी रकम ऑफर करते हैं। ऑफर सुनकर रूडी को लगता है जैसे कि लॉटरी लग गई हो। वो सीधा मिसेस डॉट के पास जाता है और उन्हें यह ऑफर बताता है। मिसेस डॉट ऑफर को अस्वीकार कर देती है और कहती है कि तुम डॉनी से ही बात कर लो। डॉनी, जिसको पता है कि वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा, वो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। रूडी को डॉनी की ये बात दिल को छू जाती है और वो अपने आप से कहता है कि हम सब पैसों के लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। उसी रात डेक का रूडी को फोन आता है और डेक बताता है कि जज हेल की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई है और उनकी जगह मानवाधिकार की सहानुभूति करने वाला नया जज टायरन कैपलर की नियुक्त किया गया है। कैपलर आते ही डॉनी की मौत से पहले केस को खत्म करने की तारीख देता है, जिसे ड्रमॉन्ड बहानों से टालने की कोशिश करता है, लेकिन कैपलर सख्ती दिखाते हुए डॉनी की गवाही को रिकॉर्ड करने के लिए सहमति देता है। वहीं रूडी और कैली का प्यार परवान चढ़ने लगता है और वो एक दूसरे से छुपकर मिलने लगते हैं। एक दिन रूडी को डॉनी की मौत की खबर मिलती है। ये खबर सुनकर रूडी डॉनी को इंसाफ दिलाने की ठान लेता है। मामला मुकदमे तक पहुंच जाता है, जिसमें ड्रमॉन्ड मिसेस डॉट को कंपनी की पॉलिसीज पढ़वाकर केस को अपने ही साइड कर लेता है। मामला गड़बड़ होते देख डेक छानबीन करके एक अहम गवाह जैकी लेवेंस्की को ढूंढ लेता है। जैकी, जो कि कंपनी के क्लेम्स डिपार्टमेंट में सीनियर थी, जिसको कंपनी ने केस शुरू होने से पहले निकाल दिया था, लेकिन ड्रमॉन्ड अदालत में जैकी के बयानों की धज्जियां उड़ाते हुए और उस पर इल्जाम लगाते हुए कि वो अपने सीनियर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन में थी और अब उसके मन की चीजें ना होने पर वो अब उनसे बदला लेने आई है, फिर से केस को अपनी तरफ मोड़ लेता है। डेक केस को अपने हाथ से निकलते हुए देखकर खुफिया जानकारी से अपने पुराने बॉस को कांटेक्ट करता है और मदद मांगता है। स्टोन, जो कि फ्रॉड कामों में माहिर है, वो उसे गाइड करता है। वहीं क्लिफ और कैली के बीच रूडी को लेकर झगड़ा बढ़ जाता है। क्लिफ कैली को फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है। कैली क्लिफ के मारने से पहले ही उस पर चाकू से वार कर देती है और क्लिफ को मार देती है। हेल्प के लिए वो रूडी को बुलाती है। रूडी अपने कानूनी दांव पेंच लगाकर दलील देता है कि कैली ने अपनी आत्मरक्षा में क्लिफ को मारा है, जिससे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती और कैली को छोड़ देती है। कैली को छुड़वाकर रूडी कोर्ट की तरफ भागता है और वो लेट हो जाता है और जब कोर्ट में एंटर करता है तो हलचल देखता है। पता लगता है कि डेक ने तो स्टोन के कहे मुताबिक कंपनी के CEO विल्फ्रेड किली को अपनी गवाह के रूप में बुला रखा है। कुछ देर डेक से सलाह मशवरे के बाद रूडी जज से अपने लेट आने के लिए माफी मांगते हुए कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। अब रूडी बड़े ही कॉन्फिडेंस से विल्फ्रेड किली से पूछताछ शुरू करता है
करता है और उनके हाथ में साल के टोटल इंश्योरेंस की लिस्ट रख देता है और पूछता है कि 1995 में कितने लोगों के इंश्योरेंस को बेचा गया था। तो मिस्टर किली बताते हैं 98,000। अब वो पूछता है कि क्लेम कितने लोगों का आया था, तो मिस्टर किली बताते हैं 11,000 लोगों का। अब रूडी पूछता है कि कितना क्लेम आपने डिनाई किया, तो पता लगता है 9,000 लोगों का। अब रूडी कंपनी की मेडिकल कमेटी की रिपोर्ट दिखाते हुए बोलता है कि बोन मैरो जैसे ऑपरेशंस के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, जिसमें साफ लिखा होता है कि वो बोन मैरो के हर इलाज के लिए पैसा देंगे और जिस पर साइन होता है मिस्टर किली का। सब चीजें सामने आने के बाद अदालत और जूरी अपना फैसला सुनाती है कि जितनी रकम क्लेम की गई थी उससे 3 गुना ज्यादा कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा और फैसला मिसेस डॉट के हक में जाता है। सब कुछ ठीक हो ही रहा होता है कि रूडी और डेक खबर सुनते हैं कि मिस्टर किली ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है और वो देश छोड़कर भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। न्यूज सुनकर रूडी और डेक का दिल टूट जाता है कि वो मिसेस डॉट को इंसाफ नहीं दिला सके। अब ना ही उनके पास पैसा होता है अपनी नई कंपनी को चलाने के लिए। दोनों डिसाइड करते हैं अलग होने का और एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। रूडी की केस जीतने के बाद इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि उसे लगता है कि अब वो कोई भी केस आसानी से जीत सकता है। अब वो फैसला करता है शहर छोड़ने का। अपनी नई कामयाबी को ढूंढने के लिए वो कैली के साथ शहर छोड़कर चला जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।